जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम। एक बार फिर से हम आप लोगों के बीच में आए हैं। सभी मेरे प्यारे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। और आज सही मायने में इस मुद्दे पे बात किया जाए कि 1947 15 अगस्त 1947 को हमें कई वर्षों की गुलामियों से आखिरकार आजादी मिली, जिसमें हमारे बहुत ही महान देशभक्त लोगों की बलिदान का साक्षी बना हमारा देश, आहुति दिया। और उस आहुति के देने के बाद हमें सही मायने में 1947 को हम आजाद हुए। इस आजादी की कहानियां आज हम लोग आप लोगों के बीच में हम वृत्तांत से सुनाते हैं। बात उस समय की होती है कि 800 सालों की गुलामी भरी मानसिकता अगर किसी देश की आए तो उसकी कई पीढ़ियां बर्बाद हो जाती है। कई पीढ़ियां सही मामले में अगर देखा जाए तो उनकी जो थिंकिंग, उनकी जो सोच होती है वो उस हिसाब से वो डेवलप नहीं हो पाती है। लेकिन हम ही वो थे जिन्होंने पहले मुगलों की गुलामियां सही, और हम ही वो थे जो 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामियां सही। अंग्रेज आए भारत में बिजनेस और व्यापार करने के माध्यम से, क्योंकि उस समय मुगलों का शासन था। उन्होंने भारत के समुद्री रास्ते से भारत में दखल लिया, और दखल लेने के बाद वो भारत को एक बहुत ही घृणित मानसिकता के साथ वो आए थे। वो अपने प्लान में बहुत ही जल्द कामयाब हुए, क्योंकि उनके पास कहते हैं कि जो देश टेक्नोलॉजी में आगे रहेगा वो देश हजारों सालों तक दुनिया में राज करेगा। और यही उनकी मानसिकता थी। टेक्नोलॉजी में वो आगे थे और भारत में आए एक नई टेक्नोलॉजी के साथ। उनकी जो नई थिंकिंग और नई सोच थी, तो पहले उन्होंने मुगलों को अपने वश में किया और मुगलों से सत्ता को अपने अधीन किया। और अधीन करने के बाद जिस तरीके से मुगल तो जो अत्याचार करते थे वो करते ही थे, लेकिन कहते हैं कि जब किसी भी देश पे संकट आता है और खासतौर से गुलामी भरी संकट आती है, तो उस समय उस तरीके से उन्होंने जब सत्ता को हथियाया और जिस तरीके से भारत के लोगों पे अत्याचार किया, वो निहायत ही मतलब उसको कहा नहीं जा सकता है। और अब बात आई उस समय की कि जब 200 सालों तक उन मुगलों ने भारत को न सिर्फ गुलामी के जंजीरों में बंद करके रखा, बल्कि भारत के हर एक संसाधन पे अपना आधिपत्य उन्होंने स्थापित किया। बात हद से बाहर होती चली गई। भारत के 40 करोड़ लोग इस तरीके से प्रताड़ित महसूस करने लगे कि ये मुट्ठी भर कुछ आए हुए लोग आज भारत के 40 करोड़ लोगों को गुलाम बनाए। अब कहते हैं कि हर एक चीज का एक समय होता है, और जब ये चीज हम लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ तो हम लोगों के अंदर एक वीरता का लहू तो था ही। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि इनको दो तरीके से इनको भगाया जाएगा। एक तरीका था शांति का मार्ग, और दूसरा तरीका था कि टिट फॉर टैट, मतलब जैसे को तैसे का जवाब। तो हमारे दो ग्रुप बने। पहला ग्रुप था इनको इन्हीं के भाषा में जवाब देना, जैसे कि ये लूटते थे, ये मारते थे। लूटना मीन्स कि ये हमारे संसाधनों पे आधिपत्य जमा चुके थे, हमसे टैक्स लेते थे, हमारी जो जितनी भी स्वर्णिम चीज थी, जितने भी संसाधन थे, उसमें इनका आधिपत्य था। वो लूटते थे, वो खजाने को भरते थे और अपने देश इंग्लैंड में उसको भेजते थे। दूसरा तरीका था कि हम शांति के मार्ग से चयन करें, और शांति के मार्ग से चयन करते हुए इनको मौन सहमति के रूप से इनके ऊपर दबाव बनाया जाए और इनको भगाया जाए। लेकिन सवाल ये है कि शांति का मार्ग तो हम काफी समय से झेलते आ रहे थे, तभी तो 800 सालों तक गुलाम थे। क्या शांति से हमें आजादी मिली? सही मामले में नहीं। आजादी हमें कैसे मिली, इसके पीछे के जो कहानियां हैं वो बताते हैं आपको विस्तार से। आजादी के पीछे की कहानियां हैं कि हमारे छोटे छोटे ट्रूपर्स जैसे शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और ऐसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे महान पिता मंगल पांडे, इन लोगों ने अपने अपने दायित्व को बहुत ही बखूबी तरह से समझा, और ये इन्होंने डिसाइड किया, ये निश्चय किया कि इन अंग्रेजों से लड़ने के लिए हमें इनके भाषा में इनको जवाब देना है। और उसके लिए इन्होंने योजना पे काम करना शुरू किया। उसी में हमारे वीर सावरकर थे, जिन्होंने अब बहुत ही कह सकते हैं कि उस समय के परिस्थिति के हिसाब से जितना प्रताड़ना उनको दिया गया, शायद आज के लोग उस प्रताड़ना को नहीं सह सकते हैं।
बहुत ही कहते हैं कि कठिन हमारे वीर थे, और इन लोगों ने बहुत कह सकते हैं कि विभत्स तरीके से इनका दोहन हुआ, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। 23 साल के उम्र में भगत सिंह फांसी के फंदे पे भारत को आजाद कराने का सपना देखते हुए छूट गए। चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने प्रण लिया था कि मैं कभी न झुकूंगा, न कभी इनको समर्पित करूंगा, और उन्होंने इनके चंगुल से भारत को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बात एक वीर गाथा की करते हैं सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने इनके तख्त को हिला के रख दिया था। ये अंग्रेज अगर सबसे ज्यादा किसी से डरते थे तो वो सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। और न सिर्फ आजाद हिंद फौज की स्थापना की, बल्कि उन्होंने देखा कि हमारे देश में ये राज करने वाले अंग्रेजों में 80% से ज्यादा जो सैनिक थे वो तो भारतीय थे, और भारतीय सैनिक का यूज करके ही भारतीयों को ये प्रताड़ित करते थे। तब उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की, और न सिर्फ आजाद हिंद फौज की स्थापना की, बल्कि रशिया और जापान की मदद से उन्होंने एक नया संगठन भी खड़ा किया, नया तरीके से संगठन किया खड़ा, और उस संगठन का दायित्व निभाते हुए आजाद हिंद फौज का गठन किया। तब तक उस समय प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध भी चालू हो चुका था, जिससे अंग्रेजों की टुकड़ी और अंग्रेजों की लॉबी बहुत हद तक दोनों युद्ध के शुरू हो जाने से काफी कमजोर स्थिति में आ गए थे। और इसी का फायदा उठाते हुए दो ध्रुवी में एक ध्रुवी जापान ने भरोसा दिलाया कि हम भारत को आजाद कराने के लिए आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। बात उस समय की आती है जब ये बात इंग्लैंड के रॉयल नेवी को पता चलता है कि आजाद हिंद फौज बहुत ही जल्दी कूच करने वाली है, और न सिर्फ कूच करने वाली है बल्कि भारत से इन अंग्रेजों को खदेड़ देगी। तब अंग्रेजों ने एक षड्यंत्र रचा, और वो षड्यंत्र इतना विभत्स था, इतना विभाजनकारी था कि उनकी जो रणनीति थी, क्योंकि 200 सालों तक जो भारत को गुलाम किए थे, उस गुलामी से उन्होंने एक बात सीखा था कि भारत के लोगों को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। और उन्होंने ये कैसे किया, तो उनको पता था कि भारत में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न जाति संप्रदाय और मजहब को मानने वाले लोग रहते हैं, और उनके लिए एक बहुत ही कहते हैं कि वेपन्स के रूप में एक ऐसा नुकीला तीर के रूप में काम आया, जिसके वजह से न सिर्फ भारत का टुकड़ा हुआ बल्कि भारत को बहुत ही विभाजनकारी घाव उन्होंने देख दिए। और जाते जाते उन्होंने इस तरीके की चीज की, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि भारत को आजादी ये कुछ चंद लोगों से नहीं मिलेगी। भारत को आजादी मिलने के लिए ये जो गरम दल वाले लोग हैं, इनके वजह से ही भारत को आजादी मिलेगी, क्योंकि गरम दल वाले लोग जो थे वो जैसे का तैसा जवाब देते थे। बात आजाद हिंद फौज तक पहुंची। रॉयल्स नेवी में भी बहुत सारे भारतीय थे, उनको जब ये बात पता चली तो वो लोगों ने डिसाइड किया कि हमको भारत को आजादी करने के लिए तख्ता पलट करेंगे, और इन अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के साथ ही रहते हुए इनके अगेंस्ट हम लोग खड़े होंगे और इनको उखाड़ के फेंकेंगे। जब ये बात अंग्रेजों तक पहुंचती है तो ये अंग्रेजों को ये बात समझ में आ जाती है कि अब वो दिन दूर नहीं जब भारत को हम लोगों को फाइनली आजादी देना पड़ेगा, वरना हम लोगों की घोर बेइज्जती होगी। जो अंग्रेज किसी के सामने झुकते नहीं थे, उन्हें ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि भारत के लोग अब बहुत जल्दी हम लोगों को खदेड़ देंगे। तब उन्होंने मजहब का सहारा लिया, धर्म का सहारा लिया, और भारत को टू नेशन थियरी देने वाले मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी, चूंकि कहा जाता है कि महात्मा गांधी जो है शांति का प्रियधर माने जाते थे, उन्होंने इसका बहुत फायदा उठाया, और महात्मा गांधी के साथ मिलकर और इधर मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर उन्होंने भारत को विभाजनकारी कहते हैं कि उस तरीके से बंटवारा किया और भारत का टुकड़े टुकड़े कर दिया। भारत के दो फ्रंट खोले गए, ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज का बांग्लादेश है, और वेस्ट पाकिस्तान जो कि आज का पाकिस्तान है, भारत से अलग होता है। और कितना रणनीति के तहत कि जो जिन्ना अंग्रेजों के यहाँ यानी कि इंग्लैंड में लॉयर रहता है, वो आता है और यहाँ पे मजहबी उन्माद पैदा करता है, और इतना विभत्स तरीके से अकॉर्डिंग टू जो हिस्ट्री रूल बुक्स है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 47 लाख लोगों का जेनोसाइड उस समय विभाजन जब हुआ था भारत का, तो उस समय हुआ था। बहुत ही पीड़ा की बात है कि दुनिया में ऐसी कोई कंट्री नहीं है, एक भी कंट्री आप उठा के देख ले जो धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ। मुझे सबसे बड़ा दुख उस बात का लगा कि अगर धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ ही तो ये जिस तरीके से बंटवारा किया गया था वो गलत था।
या तो हिंदुओं को हिंदुओं का एक राष्ट्र बना देना चाहिए था और मुसलमानों को मुसलमानों का एक राष्ट्र दे देना चाहिए था, जिससे ये विवाद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बट लेकिन ये तो अंग्रेजों की चाल थी। अंग्रेजों को ही लोगों को आने वाले 70 सालों तक राजगद्दी पे बैठाना था, इसलिए वो बड़े षड्यंत्रकारी तरीके से, इस तरीके से विभत्स मानसिकता के साथ बीज बोते हैं कि भारत में, अब भारत को गृह युद्ध के आग में झोंक देता है। 365 रियासतें थी और अलग अलग लोग अलग अलग रियासतों को संभालते थे, उनको ये बात अच्छी तरह से पता था। तभी बात जब इस स्तर तक पहुंच जाती है कि उन्होंने टू नेशन थियरी देने के बाद भारत को फाइनली भारत को डिवाइड कर दिया जाता है, और भारत को डिवाइड करने के बाद एक का नाम रखा जाता है रिपब्लिक ऑफ भारत, और जो पाकिस्तान, जो कि भारत से एक दिन पहले 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है और 14 अगस्त 1947 को अपनी हिस्ट्री को चेंज करते हुए उन्होंने अपने आप को आजादी मान लिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अंग्रेज ऐसा क्यों किए? क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि अगर भारत यूनाइटेड रहा तो भारत बहुत ही जल्दी, भारत की जो सामर्थ्य है, भारत की जो कैपेसिटी है, भारत की जो क्षमता है, उस क्षमता का यूज करते हुए भारत बहुत ही जल्दी 10 से 20 साल के अंदर ही विश्व महाशक्ति के रूप में पटल पे आ जाएगा। और ये बात अंग्रेज भारत की 200 साल की कैपेसिटी को गुलाम बनाते हुए उन्होंने समझा था कि भारत के लोगों की कैपेसिटीज क्या है। दुनिया नहीं चाहती थी, दुनिया को पता था भारत के अंदर इतना लूटने के बाद भी भारत अपने पैर पे खड़ा हो सकता है। तब उन्होंने इस तरीके से कि भारत को न सिर्फ कई सालों तक पीछे ढकेला जाए, बल्कि इस तरीके से भी रचना बनाई गई, इस तरीके से रचना की गई कि जिससे भारत में हमेशा धर्म के रूप में धार्मिक भेदभाव, हमेशा वर्चस्व की लड़ाई होते रहे। बात ये थी कि महात्मा गांधी चूंकि उस समय के जननायक थे, उस समय महात्मा गांधी की इस तरीके से उनको दर्जा दिया गया था, इस तरीके से लोग उनकी बात मानते थे कि जैसा वो कहते थे उस तरीके से उनकी बात लोग मान लेते थे। महात्मा गांधी को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता थी कि भारत के हिंदू कभी भी किसी भी लोगों के साथ भेदभाव नहीं करते, धर्म के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। वो मुसलमान को भी अपना ही भाई समझते थे, लेकिन ये बात मुसलमान नहीं मानते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी तो एक ही है कि बस मजहब के अलावा वो अपने भगवान के अलावा तो किसी को नहीं मानते हैं। तो पाकिस्तान का नाम रखा गया रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि वो उनको पता था कि वहां पे जो अल्पसंख्यक समुदाय जो हिंदू थे उनको बाद में प्रताड़ित करना, उनकी जनसंख्या को धीरे धीरे डेमोस्लाइज कर देना था। ये बात उनको अच्छी तरीके से पता था। और भारत में तो इस तरीके से चीजें बनाई गई, भारत को इस तरीके से रखा गया कि ताकि काफी 100 सालों तक धीरे धीरे इनकी आबादी को फिर से बढ़ाया जा सके। अगर बंटवारा ही करना था, 2 देश बनाना ही था, तो फिर इस तरीके से भारत में मुसलमानों को क्यों रहने दिया गया? सबसे पहली बात तो क्या ये षड्यंत्र नहीं था कि एक देश अलग दे के उनको, फिर दूसरा देश फिर से मुसलमानों की आबादी बढ़ती जाएगी? क्योंकि जो सेकुलरिज्म का कीड़ा है ये भारत को खोखला करेगा। ये बात इन लोगों को पता था, क्योंकि भारत का जो संवैधानिक स्ट्रक्चर है, भारत का जो संविधान है वो बिल्कुल इस तरीके से है कि अगर आप भारत की संविधान को अच्छे तरीके से आप रीड करेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगा कि देखा जाए तो उस स्तर से बहुत ही वीक संविधान है। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि लोकतंत्र के नाम पे जिस तरीके से यहाँ पे भारत के बहुसंख्यकवादी लोगों के साथ ही अन्याय होता है, बहुत सारे ऐसे कानून भारत के अंदर हैं, इम्प्लीमेंट किए गए हैं। और भारत का संविधान बेसिकली है क्या? पूरे दुनिया के संविधान का ग्रुप ऑफ कलेक्शन। और कुछ नया चीज हम लोगों ने नहीं उठा के दे दिया है कि ऐसा नहीं कि हम अपने भारत के मूल दायित्वों को देखते हुए भारत के अंदर क्या कमियां हैं, क्या हो सकता है, उस चीज को उसमें ऐड किया गया हो। वो किया गया है लेकिन उस स्तर तक नहीं जिस स्तर पे होना चाहिए। अगर भारत का संविधान दूसरे देशों का नकल न करने के बजाय अपना अगर खुद का संविधान बनाता है, इट्स बेटर। वो संविधान कैसा था? वो संविधान ऐसा था कि आज भारत में जातिवाद की बात भी की जाती है। जातिवाद की बात करने के लिए सबसे बड़ा अगर कोई दोषी है तो भारत का संविधान। आज भारत में ऐसे ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे खंड मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे सब खंड मिल जाएंगे कि जिसमें आसानी से आप भारत के बहुसंख्यक वर्ग को जातियों में विभक्त पाए, बांटा गया।
और इसका फायदा ये हुआ कि जो अंग्रेजों की मानसिकता थी वो आज भी भारत में पनप रहा है, फूल रहा है। 70 साल हो गए भारत को आजादी हुए, ये 18वां स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन क्या सही मायने में हम लोग आजाद हो पाए? सोचिएगा जरूर इस पे। क्या सही मायने में हम लोग गुलामी से निकल पाए? क्या सही मामले में जो एक तबका था जो राज करता था, क्या वो निकल गया? नहीं, इसका आंसर आपको मिलेगा नहीं। आज भी आप भारत में, चलिए हम पहले बात बहुसंख्यक की करते हैं। आज भी भारत में बहुसंख्यक लोगों को, जिसको ये कहा गया कि भारत में आरक्षण की सीमा इस हद तक उनको दिया जाए कि जिससे उनकी जो स्थिति है वो चेंज हो जाए, क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि आप ये देखिए कि जिस तरीके से हमारे दलित भाई हैं, हमारे पिछड़े हैं, हमारे आदिवासी, वैसे तो इस टर्म का कोई औचित्य नहीं बनता है। अगर कहा जाए तो इस तरीके से बोला जा सकता था कि हमारे जो सनातनी निम्न कोटि के हैं, जो हमारे सनातनी मध्यम कोटि के हैं, जो हमारे सनातनी उच्च कोटि के हैं, इन तीनों में जो डिवीजन है इसको कम करने की जरूरत थी। ना कि ये कहा जाता कि हमारे जो जाति हैं वो उच्च कोटि के हैं, वो मध्यम कोटि के हैं, वो नीच कोटि के हैं। इस तरीके से विवाद उत्पन्न हुआ भारत में। धार्मिक जो विवाद था वो तो था ही, और एक और नया विवाद दे दिया गया। तो क्या होता है फिर उसके बाद कि उसके बाद ये इस तरीके से विभाजनकारी स्थिति पैदा कर दी जाती है, और विभाजनकारी स्थिति पैदा करने के लिए आज भी भारत में बहुत ज्यादा क्लेश, और कह सकते हैं कि इस तरीके से स्थिति पैदा हो जाती है, और आज भी भारत में विभाजनकारी स्थिति पैदा है और बहुत ज्यादा। लेकिन बात गुजर जाती है, बात बढ़ते बढ़ते 78 साल हम लोग स्वतंत्रता दिवस का आज मना रहे हैं। बहुत सेक्टर ऐसा भी हुआ, भारत में बहुत डेवलप किया, रेल, रोड, यातायात, आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के मामले में हमारा इंडेक्स धीरे धीरे अच्छा होता जा रहा है। बहुत सारी सिटियों में आबादी बढ़ती गई, गांव की भी स्थिति अच्छी हुई, हमारे खेत किसान जितने भी हैं इनकी भी स्थिति में काफी सुधार हुआ है, और नित्य भारत विकास के रास्ते पे अग्रसर होता रहा है। अगर आज हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन इस बात को ध्यान में रखें कि हमारा एक लक्ष्य और हमको एक टारगेट बनाना है कि भारत को 2047 तक, जब भारत 100 साल अपना शताब्दी वर्ष मना रहा हो स्वतंत्रता दिवस का, तब तक भारत को अग्रिम टॉप के 3 देशों में अर्थव्यवस्था हमारी पहुंच जाए। इस तरीके से हमको लक्ष्य लेना, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो। देखिए, हम एक बात बताएं, अगर भारत समृद्ध होगा तो आप राजनीति भी करेंगे, लेकिन अगर भारत समृद्ध नहीं होगा तो आप राजनीति नहीं कर सकते। अभी भी मैं कुछ नेताओं को देखता हूं, मुझे बहुत ज्यादा हंसी आती है उनके बुद्धि पे, कि उम्र के हिसाब से उनकी बुद्धि तो कहते हैं कि उम्र के हिसाब से बुद्धियां बढ़ती हैं, बट उम्र के हिसाब से भी उनकी बुद्धि बढ़ती नहीं है। अब जैसे कहना तो नहीं चाहिए, आप लोग समझ गए हम किसकी बातें कर रहे हैं। आज भी 21वीं शताब्दी में जहां पे दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है, आज भी वो जातिवाद की बात करता है, आज भी वो इंसान जातियों में बांटने की बात करता है, आज भी वो इंसान हिंदूवादी लोगों को कमजोर दिखाता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आज भी वो इंसान खुलेआम तरीके से जाति जनगणना की बात करता है। अरे तुम्हें करना ही है तो तुम खुलेआम ये क्यों नहीं कहते हो कि जातियों के जनगणना की जरूरत नहीं है? जातियों के, अच्छा ये बताइए, हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, जाति आधारित जनगणना कर लेने से क्या फायदा होगा? क्या समाज में जाति जनगणना करने के बाद समाज में जो जातियों में जो डिफरेंस है वो खत्म हो जाएगा? जब तुमने रिजर्वेशन दे ही दिया, कहीं 50 से 60 70% भी बढ़ा दिया, तब भी उनकी स्थिति अगर चेंज नहीं हो रही है तो जाति जनगणना करा लेने से तुम्हारी स्थिति चेंज हो जाएगी। मतलब इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, कि वो इतना बड़ा पॉलिटिशियन है, उसको ये बात ही नहीं समझ में आ रही है। उसको सब समझ में आता है, कहते हैं वो बेवकूफ बनाता है। उसको पता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जहां पे राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित जो लोग हैं उनको हराया जा सकता है। क्योंकि जाति, मैं भी आज देखता हूँ बहुत सारे गांव में लोग रहते हैं, शहरों में तो इस तरह की स्थिति नहीं है, लेकिन गांव में रहने वाले लोग आज भी जाति के नाम पे एक दूसरे को मारते हैं, काटते हैं, रोज की स्थिति बनती जा रही है। उन बेवकूफों से मैं पूछना चाहता हूँ कि सब के सब सनातन हो, हिंदू हो, कोई जाति नहीं है, वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था तुम्हारे इस तरीके से बनाया गया था कि जिससे हर
हिंदू हर सनातनी एक बिजनेस संभाले। आज देखो क्या स्थिति हो रही है। आज आप जातियों में आपको बांट के बेवकूफ बना के इन्होंने आपकी जो वर्ण व्यवस्था आधारित जो आपका बिजनेसेस था वो आज दूसरा हैंडल करता जा रहा है। आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। आपको सरकारी नौकरी के लॉलीपॉप के नाम पे आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। कितने % सरकारी नौकरी है दुनिया के किसी भी कंट्री में? आप बताइए, जो डेवलपमेंट कंट्री भी है वहां पे कितने % सरकारी नौकरियां होती है? इवन पूरे कंट्री का 2 और 3%, इससे ज्यादा कोई गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे सकता। ये बात उनको अच्छी तरह से पता है। तो भारत में जो लोग आज के समय में, एक तो सही तरीके से पढ़ाई जो उनकी हो रही है वो बहुत गलत तरीके से हो रही है। क्यों क्यों क्योंकि उनकी एजुकेशन जो है, डिग्रियां उसको ले रहे हैं, लेकिन क्या सही मामले में उस डिग्री पे उनको जॉब मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्या उनके पास स्किल्स है? नहीं है। ये बात उसको अच्छी तरीके से पता है। वो कभी भी इंडस्ट्री की बात करता है? कभी भी वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोलने की बात करता है? नहीं करता है। कभी भी वो भारत में बहुत सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करता है? नहीं करता। उसे पता है। तो जब उसे ये सारी बातें पता है तो इसको कैसे सुधारा जा सकता है? तो वो सुधारने का प्रयत्न तो करेगा नहीं, बल्कि बिगाड़ने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी तो उन्हीं अंग्रेजों से यू नो दैट इसके आगे। ठीक, तो आप बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं। तो बात यह है कि इस मुद्दे को क्यों बार बार हावी कर रहा है? वो इसलिए हावी कर रहा है इस मुद्दे को बार बार क्योंकि उसे पता है कि इससे कुछ सालों तक और राजनीतिक रोटियां खेली जा सकती है। लेकिन मैं उन भाइयों से पूछना चाहता हूं जो हिंदू हैं, जो सनातन है, अच्छा आप ये बताइए, आपका अस्तित्व दुनिया के किसी भी देश में जाएंगे, मैं आपसे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, दुनिया के किसी भी, चूंकि दुनिया में 192 कंट्री हैं, उन 192 कंट्री में जाएंगे तो आपकी पहचान आपके जातित्व से होगी या आपकी पहचान आपके धर्म से होगी या राष्ट्र से होगी? तो 2 ऑप्शन है इसका, राष्ट्र और धर्म से, जाति से नहीं। आप विदेश में जाए, आपको कौन जानता है? आप दलित हैं, कोई नहीं जानता, हुज दलित। आप राजपूत हैं, हुज राजपूत। आप बनिया है, हुज बनिया। आप ब्राह्मण है, हुज बनिया ब्राह्मण। आप कायस्थ, हुज कायस्थ। बट आप अगर आप बोलेंगे आई एम हिंदू, यस यू आर हिंदू, बेसिकली इसके पीछे रिसर्च है। तो जब आप दुनिया में आपको सिर्फ आपके धर्म से जाना जाए तो भारत में क्यों जातित्व की बात किया जाता है? भारत में क्यों? भारत में जातियों के नाम पे क्यों लड़ रहे हैं आपस में लोग? अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट मेरे को बड़ा अच्छा लगा, जिसमें उन्होंने कहा कि जितने भी रिजर्वेशन का लाभ रहे हैं उनमें भी क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। बात तो बहुत पते की बात है। इसमें भी कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है, बिल से निकल के आ रहे हैं कि नहीं क्रीमी लेयर तो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जिसको तुम अपने सबसे बड़े अनुयायी मानते हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने भी तो बोला था कि रिजर्वेशन जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, देश के लिए घातक है। रिजर्वेशन इसीलिए दिया गया था ना कि आप उस तबके पे, तो बात क्रीमी लेयर का मतलब क्या है? मान लो सपोज दैट दलित में रिजर्वेशन पाए हुए वो लोग जिनकी स्थिति अच्छी होती है, तो क्या उनको रिजर्वेशन नहीं छोड़ना चाहिए? क्या वो हमेशा, उनके बच्चे बहुत अच्छे हो गए हैं तो वो रिजर्वेशन के दायरा में क्यों रहना चाहते हैं? अच्छा ये बताइए, अगर उनको रिजर्वेशन मिलेगा तो क्या वहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा? क्या वो अपने ही जात को दूसरे नजर से नहीं देखेंगे? देखेंगे। एक्चुअली रिजर्वेशन का मेन पहलू ही यही था कि एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना। बट क्या वहां पे डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो रहा है? नहीं। इसका आंसर है इज नॉट। मान लो आप दलितों में भी एक कम्युनिटी आती है, मीणा कम्युनिटी, उसमें आप देखोगे बहुत लेवल पे आईएएस और पीसीएस लेवल के लोग होते हैं। क्या वो अपने नीचे वाले लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते? करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यही तो बात बोला। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ये बात तो बहुत इजीली तरीके से समझाया कि जो रिजर्वेशन पा चुके हैं उनको रिजर्वेशन छोड़ना है, उनको रिजर्वेशन ना मिले, ताकि समाज में निचले स्तर तक रिजर्वेशन जाए। इससे ये स्थिति होगी कि भारत में जो रिजर्वेशन है एक समय के बाद आएगा, जब सबकी स्थिति अच्छी होती जाएगी तो रिजर्वेशन ऑटोमेटिक इसको खत्म होना पड़ेगा, और होना ही है। बेनिफिट क्या होगा आप सभी लोगों को? आपसे रिजर्वेशन नहीं छीना जा रहा है, आपसे ये कहा जा रहा है कि एक सर्किल जो बना है, एक शेप जो बना है, टॉप में पहुंचा, फिर सेकंड में पहुंचा, थर्ड में पहुंचा, ये रोज सबके तक पहुंचना चाहिए। तब जाके भारत से रिजर्वेशन भी खत्म होगा। एक समय आएगा सब एक लेवल पे आ जाएगा। जब एक लेवल पे आ जाए तो फिर ये जो पॉलिटिशियन है ना, जो रिजर्वेशन के नाम पे, जाति के नाम पे फैलाते हैं, घृणित मानसिकता फैलाते हैं, ये खत्म हो जाएगा। इनके पास ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। ये इसीलिए इस पे हल्ला करते हैं, नहीं चाहते कि इस तरीके की चीजें
खत्म हो, ये चाहते हैं कि हमेशा इस तरीके। अच्छा ये बताओ, आप रिजर्वेशन की बात करते हो, आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलता है, ठीक है मिलना चाहिए, आपकी स्थिति अच्छी नहीं रही आप उसका लाभ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि जब आपकी स्थिति होगी तो आपके और जो कास्ट में बच्चे हैं जिनको रिजर्वेशन का सही मामले में लाभ नहीं मिला है, आप उनको लाभ पहुंचाएं? आप तो चाहते हैं ना? तो अगर ऐसा चाहते हैं तो इसी को क्रीमी लेयर बोला जाता है। ये बात हमारे देश के नेताओं को नहीं समझ में आ रहा है, ये बात हमारे देश के उन नेताओं को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? समझना चाहिए ना इस बात को। तो आजादी के हम 78 साल में हम प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पे आज भी अगर जातित्व की बात हो, इज नॉट फेयर। ठीक है, हम यही कहना चाहेंगे कि इसके लिए क्या करना है हमको, इसके लिए हमको ये करना है, हमें अपने धर्म को बचाना है, हमें अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है, हमें अपने संस्कार की रक्षा करनी है, और हमें सबसे जो बड़ा काम करना है, आपस में लड़ना नहीं है, एक दूसरे का सम्मान करना है, जातित्व की भावना को खत्म करना है। और हमें, चाहे वो हमारा अपना कोई भी सनातनी भाई हो, अगर हम सक्षम है तो उसकी हमें मदद करनी है। अगर हम कैपेबल हैं तो हमें अपने नीचे वाले भाइयों की मदद करनी कि वो भी ऊपर उठे। इस तरह की भावना अगर हमारे सनातन धर्म के हर लोगों के अंदर इस तरह की भावना हो जाए तो भारत का हिंदू यूनाइटेड होगा, भारत का बिजनेस फलेगा फूलेगा, भारत की हर सेक्टर ग्रो करेगी, बूम करेगी। जो आज दूसरे लोग लेके जा रहे हैं वो नहीं ले पाएंगे। जैसे हमने कुछ देखा, हमारा विश्वकर्मा जो समाज है उसके पास मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स बहुत अच्छे थे, उनको अपना मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स नहीं छोड़ना चाहिए। वो 10 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। हमारा हमारा जो नई स्किल्स है उसको हमें नहीं छोड़ना। अब आप फॉरेन में जाओगे ना, आप बिलीव नहीं करोगे, नई स्किल्स वाले लोग इतना अच्छा पैसा कमाते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, उनके पास A1 क्लास की गाड़ियां होती हैं। लेकिन आप हमारे यहाँ क्या देख रहे हैं, हम लोग वो स्किल्स को छोड़ते जा रहे हैं। इसी तरह से हमारी बूचरी शॉप को जो लोग करते थे हमारे समाज में, वो उसको छोड़ रहे हैं। आपको नहीं छोड़ने की जरूरत। आप फॉरेन में जाएंगे, बूचरी शॉप पे जॉब मिलता है। इवन जो जो हम लोग छोड़ते जा रहे हैं उस पे कुछ दूसरे लोग आते जा रहे हैं, बिजनेस करते हैं और करोड़ों का करोड़ों अरबों की संपत्ति बनाते जा रहे हैं। हमको इसको एडॉप्ट करना है, हमें छोड़ना नहीं है, भागना नहीं है। हमारे किसान जो है, नए नए स्किल्स को हमको फार्मिंग सेक्टर में लेके आना है, डेयरी सेक्टर में लेके आना है, पशु सेक्टर में लेके आना है। हमें अपने बिजनेस को, नौकरी के पीछे भागना नहीं है। ये नेताओं की बात अगर आप सुनेंगे आप बेवकूफ बनते जाएंगे। नौकरी हमको जनरेट करना है, कि नौकरी के पीछे भागना है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, हम लोग जनरेट नहीं कर रहे हैं। दुनिया में आप किसी भी वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में आप देखेंगे, जो कंट्री डेवलप कंट्रीज की श्रेणी में आती है, वो अपने यहाँ स्किल्स पे ध्यान देती है, वो अपने यहाँ रोजगार पे ध्यान देती है, तब जाके उस कंट्री में डेवलपमेंट होता है, सूचकांक अच्छा होता है, जीडीपी अच्छी होती है। नौकरी के पीछे गवर्नमेंट कितनी नौकरी देगी, इस मानसिकता से निकलना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, बिजनेस सेक्टर में कहीं जातिवाद देखा है? बिजनेस सेक्टर में कहीं भी छुआछूत देखा आपने? क्यों? हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद करता है, और ये बात इनको अच्छी तरह से पता है कि अगर हम समाज में हम जागरूक हो गए तो इनकी ये सारी चीजें जो है खत्म हो जाए। इसी एक मुद्दे पे हम लास्ट में यही बात कहेंगे कि हमारा देश जो है नित्य तरक्की करता जा रहा है, हर सेक्टर में हम तरक्की करते जा रहे हैं, और हमें आने वाले सालों में ये बात का ध्यान रखना है कि हमें पहली चीज यूनाइटेड रहना है, दूसरी चीज जातिवाद सोचों से बच के रहना है, कोई भी आके हमें डिवाइड न कर पाए, जिसे वो रूल करे। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबको शिक्षा देना है, समान अधिकार देना है, और सबका, अगर हमारे समाज में कोई गरीब है, वंचित है, पीड़ित है, शोषित है, तो उसके ऊपर हुए अन्याय को सारे समाज के लोग मिलके उसके साथ खड़े हों, और जो अन्याय करने वाले लोग हैं उनको दंड दें। सही मामले में ये इस देश का स्वतंत्रता है, इस देश का विकास है, और इस तरीके से हम गुलामी के मानसिकता से आगे निकल पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपनी बात को विराम देते हुए हम आप लोगों से यही कहेंगे कि सारे लोग 78वां वर्षगांठ मनाएं, धूमधाम से मनाएं, झंडा फहराएं। और मैं मलेशिया से आप लोगों से बात कर रहा हूं। मैं देखो, मेरे अपने देश की मुझे बहुत चिंता और फिक्र है, इसलिए मैं बाहर भी हूं तो मैं अपने देश की संस्कृति और कल्चर्स को नहीं भूलता हूं। आप लोगों ने देखा होगा मेरे माथे पे हमेशा तिलक और चंदन, यही तो मेरी पहचान है। इस पहचान को हम क्यों मिटाएं? आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, खुश रहें, समाज में उत्पन्न हुई बुराइयों को खत्म करें, और समाज में होने वाले
नित्य डेवलपमेंट विकास के प्रति अग्रसर बने। जय हिंद, जय भारत।